हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड में पढ़ते हैं और अगर आपका 2027 में 2028 में बोर्ड एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे थे जो हमारा सोशल साइंस क्लास 10th सोशल साइंस का जियोग्राफी वाला भाग है। तो जियोग्राफी वाले भाग में चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो ये एक ऐसा चैप्टर है, एग्रीकल्चर एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप ठीक तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये 6 से 7 मार्क्स आराम से प्रोवाइड करके देता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से 7-8 मार्क्स पा लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि पीछे हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, पीछे हमने 3 पार्ट में 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो 3 लेक्चर में हमने ये जो आपको ब्लैक कलर से लिखा है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही पढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी 720 पे या 1080 पे कर ले ताकि आपको बेहतर तरीके से बोर्ड पर दिखे और आप नोट बना पाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पीछे क्या पढ़ लिए हैं। तो पीछे हमने सबसे पहले समझा कृषि क्या है। तो सबसे पहले हमने यही समझा कि एग्रीकल्चर आखिर है क्या। उसके बाद हमने वहां पर पढ़ा कि भाई एग्रीकल्चर मतलब उत्पादन करने की प्रक्रिया। लेकिन जब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर एग्रीकल्चर मतलब उत्पादन करने की प्रक्रिया है तो क्या उद्योग में जो लोहा बनाया जा रहा है, इस्पात बनाया जा रहा है, तो वो भी क्या एग्रीकल्चर है? नहीं। उत्पादन करने की प्रक्रिया कृषि है, लेकिन किसका उत्पादन? खाद्य एवं अखाद्य फसलें, या फिर हो गया जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन। तो ये सब भी क्या है? एग्रीकल्चर है। मत्स्य पालन, पशुपालन, तो ये सब भी क्या है? एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो उत्पादन करने की प्रक्रिया, लेकिन किन किन चीजों का उत्पादन? जैसे फसल हो गए, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, बागवानी फसलों का लगाना, ये सब क्या हो गया? कृषि हो गया। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक समझा भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग 6 विशेषता बताया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो हमने समझा कि भाई जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें कृषि कितना योगदान देता है। तो फिर हमने वहां पर एक फैक्ट भी देखा था कि कृषि से संबंधित क्षेत्र 18% योगदान देते हैं जीडीपी में। जीडीपी में कितना योगदान देते हैं? 18% योगदान देते हैं, और वहां पर हमने आपको एक रिपोर्ट के अनुसार बताया था। उसके बाद हम देखें अगला टॉपिक, कृषि की प्रमुख चुनौतियां। तो चुनौतियों को हमने 3 भागों में बांट कर देखा था। सबसे पहला था साधारण चुनौती, उसके बाद था संस्थागत चुनौती, उसके बाद था हमारा प्राविधिक चुनौती। तो 3 भागों में हमने चुनौतियों को बांट कर देखा था। उसके बाद हमने अगला टॉपिक कवर किया जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में, कृषि के प्रकार। तो भाई टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। कृषि में हमने देखा सबसे पहले 3 प्रकार मुख्य रूप से हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, उसके बाद गहन जीविका निर्वाह कृषि। फिर हमने एक ये भी टॉपिक कवर किया कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि एंड गहन जीविका निर्वाह कृषि में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट हो जाता है। तो वहां पर हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था इन दोनों का। उसके बाद हम आज करेंगे जो आपको ये ब्लू कलर से दिख रहा है, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक यानी व्यापारिक कृषि भी इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत एक आता है, इसी के अंतर्गत एक रूप है इसका, कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रोपड़ कृषि। तो रोपड़ कृषि के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा आज का अगला टॉपिक होने वाला है सस्य प्रारूप। तो सबसे पहले यहाँ पर सस्य लिखा है, तो सस्य से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सस्य का मतलब बहुत ही आसान है। अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा यार ये इतना आसान था, सिर्फ शब्द के कारण हमें पता नहीं था। और प्रारूप मतलब आप समझ ही रहे हैं कि उसका आकृति क्या है, पैटर्न, किसी चीज का आकृति या पैटर्न। तो सस्य प्रारूप हम समझेंगे। उसके बाद सस्य प्रारूप के मौसमी वर्गीकरण देखेंगे। सस्य प्रारूप का मौसमी वर्गीकरण, और विशेषकर हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। तो वहां पर हमारा आ जाएगा रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो ये तीनों फसलें आ जाएंगी। तो मैंने एक छोटा सा 2-3 मिनट के अंदर आपको इंट्रो दिया। क्या आपको ये इंट्रो समझ आया? कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी समझेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता उतना एनर्जी इस पर लगाना भी चाहिए। ये चैप्टर काफी इजी है, ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है लेकिन इजी है। तो ध्यान से देखना, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले वाणिज्यिक कृषि के बारे में। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर जो है वाणिज्यिक कृषि। ये हमारा कृषि का प्रकार में एक लास्ट वाला जो था वाणिज्यिक कृषि, ये छूट गया था, इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वाणिज्यिक कृषि क्या है।
तो भाई वाणिज्यिक कृषि वह है जिसमें फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए और लाभ कमाने के लिए किया जाता है या बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। तो आप सोचिए ना, बाजार में बेचेंगे तभी तो लाभ कमाएंगे। तो मतलब अगर आप फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, वो अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के बजाय बाजार में बेचकर लाभ कमा रहे हैं, यानी व्यापार कर रहे हैं, इसलिए उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो वाणिज्यिक कृषि हो गया, क्योंकि इसका नाम ही है वाणिज्यिक कृषि, व्यापारिक कृषि। तो भाई वाणिज्यिक कृषि वह कृषि है जिसमें फसलों का उत्पादन मुख्यतः बाजार में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया परिभाषा की वाणिज्यिक कृषि क्या है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाणिज्यिक कृषि है ना कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, तो इसका अंतर समझने के लिए हमें विशेषताओं को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही मैंने बताया। अब हम पढ़ते हैं विशेषता के बारे में। तो सबसे जो मैंने पहला पॉइंट परिभाषा में बताया कि मुख्य उद्देश्य व्यापार व लाभ कमाने के लिए, तो यही हो गया एक विशेषता। तो सबसे पहला विशेषता हो गया कि इसका मुख्य उद्देश्य या वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य व्यापार व लाभ कमाना होता है। उसके बाद इसका दूसरा विशेषता हो गया बड़े खेतों पर खेती की जाती है। तो जहां भी व्यापारिक कृषि की जाती है तो वहां पर बड़े खेत होते हैं, ऐसे लगभग 10-15 हेक्टेयर ऐसे एक ही व्यक्ति का खेत होता है। तो आप ऐसे समझिए, जैसे पंजाब और हरियाणा में बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े किसान होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये वहां पर चावल और गेहूं का वाणिज्यिक या कह सकते हैं व्यापारिक कृषि की जाती है। तो यहाँ पर दूसरा विशेषता हो गया कि बड़े खेतों पर खेती की जाती है। उसके बाद तीसरा हो गया कि भाई इसमें आधुनिक कृषि यंत्रों, तो आधुनिक कृषि यंत्र हो गया। उसके बाद अधिक उपज देने वाले बीज, यानी अधिक उपज देने वाले बीज, जिसे हम कहते हैं HYV, यानी हाई हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी। तो इसमें आधुनिक कृषि यंत्र व अधिक उपज देने वाले बीज, साथ ही उर्वरकों व कीटनाशकों का अधिक उपयोग किया जाता है। तो इन सब चीजों का इसमें अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा विशेषता। उसके बाद हमारा चौथा विशेषता है कि उत्पादन का अधिकांश भाग बाजार में बेचा जाता है। मतलब अपनी परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवार के भोजन उपलब्ध कराने के लिए, परिवार को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुछ उत्पादन का भाग रख लिए, लेकिन जो बचता है बहुत सारा, अधिकांश भाग बाजारों में बेचा जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर चौथी विशेषता वाणिज्यिक कृषि की, कि उत्पादन का अधिकांश भाग बाजार में बेचा जाता है। उसके बाद यहाँ पर पांचवा विशेषता है, इसमें पूंजी, श्रमिक व आधुनिक तकनीक का अधिक उपयोग किया जाता है। इसमें पूंजी, श्रमिक व आधुनिक तकनीक का अधिक उपयोग किया जाता है, मतलब इसमें बड़ा निवेश भी किया जाता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। उसके बाद इसमें एक लास्ट है विशेषता, व्यापारिक फसलों का विभिन्न क्षेत्रों में अंतर पाया जाता है। भाई व्यापारिक फसलों का विभिन्न क्षेत्रों में अंतर पाया जाता है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो जैसे मान के चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, नहीं मिटाता नहीं हूँ, व्यापारिक फसलों का विभिन्न क्षेत्रों में अंतर पाया जाता है, इसका मतलब ऐसे आप समझिए, जैसे यहाँ पर एक हो गया पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा में चावल, चावल क्या है, चावल एक व्यापारिक कृषि है। पंजाब हरियाणा में चावल एक व्यापारिक कृषि है। जबकि अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में क्या हो जाता है कि यह जीविका निर्वाह कृषि हो जाता है। चावल का उत्पादन वहां पर जीविका निर्वाह कृषि हो जाता है, कहाँ, उड़ीसा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही फसल विभिन्न जगहों पर, विभिन्न क्षेत्रों में उसका कृषि का टाइप अलग हो जाता है। जहां हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा में चावल व्यापारिक कृषि है, मतलब चावल का अधिकांश भाग बाजारों में बेचा जाता है, उससे लाभ कमाया जाता है। जबकि उड़ीसा में सिर्फ जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है, चावल का उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक विशेषता लास्ट लिखा है, व्यापारिक फसलों का विभिन्न क्षेत्रों में अंतर पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्यापारिक फसलें वाणिज्यिक कृषि आपको समझ आ गया। तो अब हम आते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है सस्य प्रारूप पर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई सस्य का मतलब क्या है, उसके बाद सस्य प्रारूप का अच्छे से परिभाषा देखेंगे, फिर सस्य प्रारूप का हम जो भारत की ऋतुएं हैं उनके अनुसार वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें आ जाएगा हमारा रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते
तो दोस्तों अब हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को, जिसका नाम है सस्य प्रारूप। आप लोग सस्य का नाम सुनकर थोड़ा सा मतलब हड़बड़ा रहे होंगे कि भाई, थोड़ा सा बेचैन हो रहे होंगे कि भाई ये सस्य नया नया शब्द कहाँ से आ गया। सस्य प्रारूप मतलब कुछ और नहीं है। सस्य प्रारूप को आप कह सकते हैं फसलों का प्रारूप। फसलों का प्रारूप। सस्य मतलब आप कह सकते हैं फसल, यानी फसलों का प्रारूप। अब फसलों का प्रारूप क्या होता है, आप आसान भाषा में समझें। जैसे ये हो गया पंजाब हरियाणा, उसके बाद यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कोई दूसरा राज्य ले लो, जैसे महाराष्ट्र हो गया। तो यहाँ पर चावल और गेहूं अधिक उगाई जा रही है। पंजाब और हरियाणा में चावल गेहूं अधिक उगाया जा रहा है। जबकि हम महाराष्ट्र में देखते हैं भाई, यहाँ पर कपास भी उगाया जा रहा है, लेकिन चावल गेहूं कम मात्रा में उगाया जा रहा है। चावल गेहूं पंजाब हरियाणा की अपेक्षा कम उगाया जा रहा है, कम उत्पादन किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये सब जो हम देख रहे हैं कि पंजाब हरियाणा में चावल गेहूं इतना ज्यादा उगाया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में कपास भी उगाया जा रहा है अधिक तौर पर। उसके बाद चावल कम उगाया जा रहा है, किसके अपेक्षा में, पंजाब हरियाणा की अपेक्षा में। तो यही क्या हो गया, यही हो गया एक प्रकार का प्रारूप, एक प्रकार का पैटर्न, एक प्रकार का आकृति, और इसी को हम कहते हैं सस्य प्रारूप। अच्छा, ये कैसे निर्धारित हुआ कि पंजाब हरियाणा में चावल गेहूं अधिक उगाया जा रहा है और जबकि महाराष्ट्र में कपास भी उगाया जा रहा है, और पंजाब हरियाणा में कपास न के बराबर उगाया जा रहा है। ऐसा कैसे निर्धारित हुआ, तो ऐसा हो गया कि भाई यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे चावल के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, अलग तरीके से वर्षा होनी चाहिए, मतलब उसके लिए वर्षा अधिक चाहिए। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, मृदा हो गया। मृदा हो गया इसके पीछे का कारण, भौगोलिक स्थिति कह सकते हैं, सब मिलाकर भौगोलिक स्थिति जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें मृदा आ गया, तापमान आ गया, वर्षा आ गया, ये सब आ गया। और यहाँ पर कपास के लिए अधिक उपयुक्त भौगोलिक स्थिति है, इसलिए महाराष्ट्र में कपास अधिक उगाया जा रहा है। तो ये कैसे हुआ, तो ये सब भौगोलिक स्थिति के कारण हुआ। और भौगोलिक स्थिति के कारण जो हमें ये अलग अलग पैटर्न दिख रहा है, आकृति दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं फसलों का प्रारूप या सस्य प्रारूप। तो मुझे उम्मीद है आपको सस्य प्रारूप समझ आ गया। तो इसे मैं आपको भाषा के रूप में, एक अच्छे भाषा के रूप में पढ़ देता हूँ। जलवायु, यहाँ पर सस्य प्रारूप हेडिंग मैंने दिया है। उसके बाद है जलवायु, मिट्टी, सिंचाई, वर्षा, बाजार। जलवायु, मिट्टी, सिंचाई, वर्षा, बाजार आदि फसलों के अनुसार किसी क्षेत्र में कौन सी फसलें किस क्रम में और कितने क्षेत्र में उगाई जाती हैं, उसे सस्य प्रारूप कहते हैं। तो मुझे आप बताइए कि आपको समझ आया। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आसान करके कोई आपको समझा देगा। और याद रखना, अगर यहाँ नहीं समझ आए तो फिर कहीं नहीं समझ आएगा, ये भरोसा रखो, क्योंकि मैं यहाँ पर भाई आपको तोड़ तोड़ कर अच्छे से समझा रहा हूँ। पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, फिर भाषा के रूप में पढ़ रहा हूँ, ताकि आप वो एक बार पढ़ें और भी आपको थोड़ा जो आपका कॉन्सेप्ट है अच्छे से और भी क्लियर हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया कि भाई सस्य प्रारूप है क्या। अब देखिए, सस्य प्रारूप के आधार पर, या कह सकते हैं मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर भारत में फसलों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये कौन कौन से हैं, जैसे हो गया एक हमारा रबी की फसल, रबी की फसल हो गया। दूसरा क्या हो गया, खरीफ की फसल हो गया। उसके बाद जायद की फसल हो गया। अब ये रबी की फसल क्या है, इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, अभी जस्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये खरीफ की फसल क्या है, इसमें कौन कौन से फसल आएंगे, और ये जायद की फसल क्या है और इसमें कौन कौन से फसल आएंगे। तो आगे आने वाले टॉपिक हमारा जो होगा यही होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको कि मौसम के आधार पर भारत में 3 प्रकार के या फसलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये हो गया रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है रबी की फसल। तो दोस्तों अब हम समझते हैं रबी की फसल के बारे में, फिर हम समझेंगे खरीफ के बारे में, फिर जायद के बारे में। देखिए रबी की फसल क्या है, आप ऐसे समझिए, रबी की फसल वह फसल होती है
जो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और काटी कब जाती है? काटी जाती है अप्रैल, अप्रैल से जून के मध्य। अप्रैल से जून के मध्य क्या की जाती है? काटी जाती है। तो ये हो गया क्या? रबी की फसल हो गया भाई। और इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया गेहूं। सबसे पहला गेहूं ही याद आया भाई, हम लोग अक्टूबर में बोते हैं। उसके बाद आ गया इसमें जौ, गेहूं जौ हो गया। उसके बाद क्या हो गया? इसमें हो गया सरसों हो गया भाई, गेहूं जौ सरसों हो गया, चना हो गया। तो ये सब क्या हो गया? रबी की फसल हो गया। तो मैंने आपको बता ही दिया रबी की फसल क्या है। अगर आप इसे भाषा के रूप में चाहते हैं तो रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून के मध्य काटी जाती है। इसमें आ गया गेहूं, आ गया जौ, आ गया मटर, चना तथा सरसों। तो मुझे उम्मीद है आपको रबी की फसल समझ आ गया। अब बात करते हैं खरीफ की फसल के बारे में। बिल्कुल सरल है, वो भी बहुत ही इजी है, ठीक ऐसा ही है। तो एकदम हलवा है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। तो एकदम हलवा है, हलवा। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं खरीफ की फसल के बारे में। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखना और ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। देखो खरीफ की फसल क्या है। तो भैया सबसे पहले खरीफ की फसल के बारे में याद रखना, ये मानसून के आरंभ में, मानसून के आरंभ में यानी मानसून का आरंभ हो सकता है जून जुलाई, जून और जुलाई तक बोई जाती हैं। जो खरीफ की फसल होती है ये जून जुलाई तक बोई जाती है और भाई ये सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अच्छा इसमें कौन कौन से फसल आ गए? इसमें आ गया चावल, चावल, मक्का, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया। उसके अलावा क्या हो गया? जैसे मूंग हो गया, मूंग हो गया, पटसन हो गया, उड़द हो गया, जूट हो गया। ये सब क्या हो गए? खरीफ की फसल हो गए। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, इतना अभी मुझे याद आ रहा है। तो खरीफ की फसल क्या है एक भाषा के रूप में पढ़ लेते हैं। खरीफ की फसलें मानसून के आरंभ में जून व जुलाई में बोई जाती हैं, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। तो बताओ इसमें क्या है? जून जुलाई सितंबर अक्टूबर याद कर लो बस। ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे इसमें हो गया चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, पटसन, जूट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया। अब हम आते हैं जायद की फसलों पर। इसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। माय फ्रेंड, समझते हैं जायद की फसलें। फ्रेंड, जायद की फसलें, जायद की फसलें ही वैसे ही हैं, थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया रबी की फसल, सॉरी रबी मैंने गलत लिख दिया, रबी, रबी की फसल हो गया और ये हो गया खरीफ की फसल। तो इसके बीच की अवधि में जो बोई जाती है फसल उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जायद की फसल। अब इसमें हो गया खीरा, ककड़ी आदि। यहाँ पर मैंने लिखा हूँ तो झूठे ही लिख कर क्या फायदा। तो रबी तथा खरीफ ऋतुओं के बीच गर्मी की एक छोटी सी अवधि में जायद की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें आ गया तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां आदि। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन गन्ना कहाँ आया? तो आप लोग सोच रहे होंगे गन्ना कौन सी फसल है? भाई गन्ना गन्ना की फसल है मैं समझाता हूँ। देखो गन्ना क्या है ना, ये पूरे वर्ष उगाया जाता है, पूरे वर्ष उगाया जाता है। तो भैया इसे रबी और जायद दोनों की फसल मानते हैं, रबी और जायद दोनों की फसल मानते हैं। तो यहाँ पर लाइट कट गई है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। गांव में ऐसा ही होता है कि अगर आपका लाइट कटता है, सॉरी बारिश होता है तो लाइट कट जाती है। और हमारा इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक था, आज का जो टॉपिक होने वाला था वो समाप्त भी हो गया है।
तो इसलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और वहाँ पर हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख फसलें, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे खाद्यान्न फसलें, फिर गैर खाद्यान्न फसलें, फिर अखाद्य फसलें जैसे कपास हो गया, रबड़ हो गया, ये सब वगैरह, रेशेदार फसलें, ये सब हम देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज के जो भी टॉपिक हुए हैं वो समझ आया है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।